हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि कई गतिविधियों के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। कुछ दिन मैं बाहर था और कुछ दिन जो है मैं काम में व्यस्त था। आज फुर्सत डालकर जो है मैं वीडियो डाल रहा हूं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपके ग्रामर का एक और पार्ट जो कि है टेंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है आप लोगों के लिए। और ये ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर सीखें ताकि आप अपने ग्रामर को और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए आप वॉइस नरेशन सब कुछ सीखेंगे और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है टेंस को जानना और अच्छे से जानना। तो हम थोड़े ऊंचे स्तर पर आज टेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा ताकि आप इसे अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम देखते हैं कि टेंस आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेंस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, मतलब टेंस जो है एक अध्ययन है। किस चीज़ का अध्ययन है? ये वर्ब के प्रकार का अध्ययन है। मतलब कि आप जब वाक्य बनाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है क्रिया। मैंने जब वीडियो बनाया था सेंटेंस का तो उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया था और बताया था कि क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो किसी वाक्य की रचना में सहायक होती है। तो यहाँ क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और ये क्या दिखाती है? देखिए, इट शोज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब ये समय दिखाती है कि किस समय कोई कार्य हो रहा है, या इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, वो काम कितना ज़्यादा पूरा हुआ है, मतलब कितना हुआ है, वो हो रहा है या हो चुका है या होगा, मतलब ये सभी चीज़ें ये दिखाता है। तो टेंस में हम यही चीज़ दो चीज़ देखते हैं कि वो काम कि कब हुआ है और कितना हुआ है। ये दो चीज़ें टेंस में हम अध्ययन करते हैं। आगे देखें, अब वर्ब क्या है कि ए वर्ब हैज़ 3 मेन टेंस। एक कोई भी क्रिया वो 3 कालों में हो सकती है। या तो कोई काम होगा, क्रिया जो है या तो होगी या हो चुकी है या हो रही है ना, यही तीनों हो सकता है। या तो वो पास्ट टेंस में होगा या प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में। तो इसी तरह से इसको 3 भागों में बांटा गया है, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को, जो कि एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। द वर्ब विच टेल्स अस अबाउट द एक्शन विच इज़ डन एट द प्रेजेंट टाइम। तो वो क्रिया, ठीक है, बार बार देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब वर्ब बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्रिया जो हमें बताती है कि कोई काम जो है वो वर्तमान समय में हो रहा है। ठीक है, वो क्रिया जो हमें ये बताती है कि कोई काम वर्तमान समय में हो रहा है, उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, वर्तमान काल के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं वर्तमान काल के वाक्यों के, आप इन्हें पहले देखें और समझें। ये 4 उदाहरण चारों अलग अलग तरह के दिए हैं मैंने कि शी हेल्प्स हर मदर, वो अपने माँ की मदद करती है। देखिए, यहाँ पर ये वाक्य जो है ये दिखा रहा है कि वो ऐसा प्रायः करती है, मतलब जनरली ये उसकी आदत है, उसके काम की का एक हिस्सा है कि वो अपनी माँ की मदद करती है। दूसरा है माय फादर इज़ वर्किंग, मेरे पिताजी काम कर रहे हैं। ये प्रेजेंट टाइम में अभी क्या कर रहे हैं वो बता रहा है। ठीक है, पहले वाक्य में बताया था कि वो हमेशा ये काम करती है और उसी तरह से अभी भी कर रही है। यहाँ पर बताया कि मेरे पिताजी अभी काम कर रहे हैं, माय फादर इज़ वर्किंग। फिर है दे हैव कट अ ट्री, उन्होंने एक पेड़ काटा है। तो यहाँ पर ये जो काट दिया है ये काम कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए हम इसको जो है इस तरह से लिखा हुआ है कि दे हैव कट अ ट्री, तो मतलब ये काम पूरा हो चुका है। ठीक है, आई हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर 5 years, मैं 5 वर्षों से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये एक ऐसा वाक्य है जो ये दिखाता है कि काम बहुत पहले शुरू हुआ है, 5 वर्ष पहले, और वो अभी भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्यों को देख पा रहे हैं कि ये कैसे बटा हुआ है अलग अलग श्रेणी में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब इस प्रकार के वाक्यों के आधार पर, यहाँ 4 अलग अलग तरह के वाक्य दिखाए। एक में हमने दिखाया कि किस प्रकार से कोई काम हमेशा होता रहा था, उसी तरह अभी भी हो रहा है। कोई काम जो है अभी कंटिन्यू चल रहा है। तीसरा जो काम अभी समाप्त हो चुका है, ये कोई चौथा ये था कि कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। ये 4 श्रेणी में प्रेजेंट टेंस को हमने बांटा है। तो इसी सेंटेंसेस के आधार पर हम देखिए वाक्य को हम जो है प्रेजेंट टेंस को इज़ डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। प्रेजेंट टेंस को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिए ये कौन कौन से भाग हैं, यहाँ आप देख पाएंगे इनके नाम। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस,
इसी का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट भी टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसे आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। ये दोनों नाम इसी के हैं, तो अगर नाम बदल दिया जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब जो काम परफेक्टली हो चुका है वर्तमान समय में, ठीक है, प्रेजेंट में जो काम परफेक्टली हो चुका है। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखें इन चारों के नाम के आधार पर देखें, जैसे कि पहला वाक्य आप पहला देख पा रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट है मतलब सामान्य वर्तमान काल, मतलब जिसमें सामान्यतः किसी काम के होने की बात होती है। और उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ये अनिश्चितता को दिखाता है, ये निश्चितता को नहीं दिखाता कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्यों हुआ, ये सब कुछ नहीं दिखाता, ये अनिश्चितता को प्रदर्शित करता है। दूसरा था कंटिन्यूअस टेंस, मतलब वो कंटिन्यू को बताता है, कोई काम अगर चल रहा होता है, इसके नाम में देखिए सब कुछ नाम में ही छुपा हुआ है। कंटिन्यू मतलब वो काम अभी चल रहा है, जिसको हम इम्परफेक्ट कहते हैं, मतलब जो अभी परफेक्ट नहीं है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है अर्थात चल रहा है। या फिर दूसरा नाम इसका प्रोग्रेसिव था, प्रोग्रेसिव मतलब जो प्रोग्रेस में है, जो अभी गतिशील है, जो बढ़ रहा है ना। इस तरह से हम इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो भी चाहे कह सकते हैं। तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम पूरा हो चुका, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब परफेक्टली ये पता है कि ये किस समय काम शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है, गतिशील है ना। तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब हम एक एक करके इन भागों को पढ़ेंगे। ये चार भाग हमने देखे। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम इसे पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तो पहले मैं इनके प्रयोग बताता हूँ कि इन वाक्यों के प्रयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, उसके बाद हम बाद में अनुवाद सीखेंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ यहाँ पर मैंने उदाहरण समेत बताया, तो ये आप एकदम ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। पहला है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ए प्रिंसिपल और एनी परमानेंट एक्टिविटी। कोई चिरंतन सत्य कह सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ को जो है हम लोग सार्वभौमिक सत्य, चिरंतन सत्य या सत्य घटना सत्य आधारित कह सकते हैं। प्रिंसिपल अर्थात कोई सिद्धांत, और परमानेंट एक्टिविटी जो कि परमानेंटली कोई काम होता है, उसको हम लोग इसमें मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्यों को पढ़ते हैं। जैसे अगर आप देखें द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है, तो ये वाक्य जो है मतलब आप कह सकते हैं परमानेंट एक्टिविटी भी है जो कि हमेशा होती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, मतलब ये एकदम पक्की सच्ची बात है कि ये होता है, ये सूर्य पूरब में ही उगता है। फिर प्रिंसिपल की बात करें, देखिए एक उदाहरण मैंने प्रिंसिपल का लिया है कि हॉट एयर राइजेज अप, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। आपने फिजिक्स में, साइंस में पढ़ा होगा कि गर्म हवाएं जो हैं ऊपर की ओर उठती हैं, ये एक सिद्धांत है। तो ये सैद्धांतिक रूप से ये कथन सही है, और इस तरह के वाक्य का अनुवाद जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इसका यूज़, पहला यूज़ क्या हुआ कि इसको इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल या परमानेंट एक्टिविटी को दिखाया जाता है। अगला देखें, टू एक्सप्रेस रेगुलर, हैबिचुअल, रिपीटेड और यूजुअल एक्टिविटी, मतलब जो रेगुलरली जो काम होते हैं या आदतन कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है या फिर कोई काम को बार बार दोहराता है या फिर जो सामान्य कोई घटना कार्य हैं, इन कार्यों को भी ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रदर्शित करता है। तो जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो इस तरह के वाक्य जो है ये प्रतिदिन होने वाली आदत है, मतलब यूजुअल एक्टिविटी है, तो ये भी इस श्रेणी में आ जाएगा। सी टेक्स टी विदाउट शुगर, वो बिना चीनी के चाय पीती है, ठीक है। तो ये भी आपका एक रेगुलर एक्टिविटी में आ जाएगा, यूजुअल एक्टिविटी में आ जाएगा। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है, ये हैबिचुअल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी के वाक्यों को भी जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। और देखिए कहाँ कहाँ उपयोग होता है, यहाँ है टू शो पोसेसन, मतलब अधिकार दिखाने के लिए। जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मिस्टर सिन्हा, ये किताब मिस्टर सिन्हा को की है, ठीक है, मतलब ये उनके मालिक मिस्टर सिन्हा हैं, ठीक है। या फिर जो है माय फ्रेंड आउन्स ए बिग हाउस, मेरा दोस्त जो है उसका एक अपना घर है, एक बड़ा घर है, ठीक है। तो ये वाक्य भी जो है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएंगे। फिर अब आगे देखें, टू एक्सप्रेस ह्यूमन फीलिंग, इमोशन एंड मेंटल एक्टिविटी, किसी मानव की फीलिंग को बताने के लिए, उसके इमोशंस को बताने के लिए और उसके मानसिक गति को, मानसिक दशा को बताने के लिए हम इस तरह के टेंस का उपयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे कि वी बिलीव इन ऑलमाइटी, हम
परमेश्वर में विश्वास करते हैं। ये हमारा इमोशन है या फिर मेंटल एक्टिविटी है। फिर हम कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूँ। तो ये ह्यूमन फीलिंग है ना। तो इस तरह के वाक्यों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है टू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट इन ऑर्डर टू मेक द स्टेटमेंट रियल। मतलब हम प्राचीन घटनाओं के अध्ययन के लिए, मतलब प्राचीन घटनाओं के जो प्राचीन कार्य हुए हैं उसको हम लोग वर्तमान में बताने के लिए भी जो है इसका प्रयोग करते हैं, इस टेंस का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे अखबार में या फिर टीवी पे जो रिपोर्टिंग होती है, न्यूज़ की रिपोर्टिंग, या फिर रेडियो पे, वहाँ पर जो भी काम होते हैं वो बीते हुए काम को वो बताता है ना। पेपर में आप पढ़ते हैं जो भी, तो वो तो बीता हुआ घटना है, लेकिन वो उसको वर्तमान समय में बताता है ताकि वो आपको लगे कि वो रियल है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है प्राचीन मतलब बीती हुई घटना को एकदम रियल बताने के लिए, असली बताने के लिए उसको हम वर्तमान काल में बताते हैं। जैसे ए गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक द विलेज लास्ट नाइट। एक डाकुओं के दल ने पिछली रात गांव पर हमला कर दिया। ठीक है, या फिर दे ओपन फायर एंड कैरी अवे वॉट एवर दे सी। उन्होंने जो है खुले रूप से जो है अंधाधुंध फायरिंग की और जो भी चीज़ उन्हें मिली वो सब ले गए। ठीक है, तो ये सब वाक्य जो हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अगला है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम। हम किसी फ्यूचर की घटना को बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग करते हैं जो फिक्स हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फिक्स घटना को या फिक्स प्रोग्राम को बताता है। मतलब जो फिक्स होगा फ्यूचर का वही होगा इसमें। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में होने वाली कोई भी घटना को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना देंगे, वो नहीं, जो फिक्स है वही बनेगा। जैसे द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM। जो प्लेन है वो 10 बजे उड़ान भरती है। ठीक है, तो ये कथन आपका जो है वर्तमान काल में आ जाएगा। मतलब ये 10 बजे उड़ेगी, लेकिन उसको हम अभी वर्तमान काल में बनाएंगे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। प्रधानमंत्री यहाँ कल आएंगे। तो ये आएंगे लिखा हुआ है, मतलब ये फ्यूचर टेंस की वाक्य है, लेकिन ये सुनिश्चित घटना है, इसीलिए हम इसको जो है यहाँ कम्स लेकर बनाए हैं, प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है। ठीक है, फिर है टू डिलीवर लाइव कमेंट्री ऑफ अ मैच और एन इवेंट। किसी मैच का या किसी घटना का एकदम आंखों देखा हाल बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण आप देखें कि MS धोनी मूव्स ए बिट एंड हिट द बॉल एंड स्कोर 6 रन। महेंद्र सिंह धोनी जो है थोड़ा सा हटे और बॉल को हिट किया और एक छक्का पाया। ठीक है, तो ये सब जो है आप देख रहे हैं हर जगह भर में एस लगा हुआ है, जो कि ये बताता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ना। और एक और उदाहरण यहाँ पर, एक और प्रयोग देखें कि टू कोट ऑथर्स वाट एवर वेदर लिविंग और डेड। मतलब कि अगर किसी लेखक के द्वारा कही गई कोई बात को बताना है, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनके द्वारा कहे गए किसी कथन को हमको बताना है तो वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहेंगे। जैसे शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो। जीवन और कुछ नहीं, एक चलता हुआ परछाई है। ठीक है, तो ये शेक्सपियर का कथन है और यहाँ भी भर में एस लगा हुआ है, जो कि ये सूचित करता है कि ये किस प्रकार से आप इसको प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। और अब हम आगे चलते हैं ट्रांसलेशन की ओर, जो कि जिसके लिए आप ग्रामर पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखें कि हम वाक्य की पहचान कैसे करेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सबसे पहले पहचान मैंने बताते हुए लिखा है कि हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती है, ता है, ती हो इत्यादि, मतलब इस तरह से आप देख पा रहे हैं हर एक अलग अलग तरह का है। तो ये सब जो ता ते ती वाला जितना भी है लास्ट में है लगा होना चाहिए। ये सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही भाग हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो होगा, वाक्य की बनावट जो होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब के साथ ऐसे ईएस का प्रयोग किया जाएगा और अंत में ऑब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा। तो अब ये सवाल उठता है कि यहाँ वर्ब 1 है और वर्ब के साथ ऐसे ईएस है, इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करें। तो इसे समझाने के लिए पहले चलिए हम पर्सन और नंबर को समझते हैं। यहाँ पर एक टेबल मैंने बनाया है जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल को दिखाता है। फर्स्ट पर्सन में जनरली हम अपने आप को रखते हैं
एक वचन में और बहुवचन में। मतलब एक वचन में मैं खुद को कहूँगा तो मैं कहूँगा, बहुवचन में कहूँगा तो हम कहेंगे या हम लोग कहेंगे। तो सिंगुलर में आई हो गया, प्लूरल में वी हो गया। सेकेंड पर्सन में तुम मतलब यू, है ना, तुम या आप। और इसके प्लूरल में जो है तुम लोग या आप लोग, है ना, या तुम सब या आप सब। तो इसके लिए भी यू का ही प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और नेम का प्रयोग होता है, जो कि ही का प्रयोग वह के लिए पुल्लिंग में, सी का प्रयोग वह के लिए स्त्रीलिंग में, इट का प्रयोग वह के लिए निर्जीव वस्तुओं या नपुंसक लिंग के लिए, और एक सिंगुलर नेम मतलब एक व्यक्ति का नाम, एक से अधिक नाम नहीं होने चाहिए। और दूसरे में आप प्लूरल में देख सकते हैं दे मतलब वे या वे लोग, और उसमें एक से अधिक नाम होंगे, तो इसको हम प्लूरल में लेंगे थर्ड पर्सन। सीधा याद रखने के लिए आप कहेंगे, कोई भी गेम आप खेलते हैं तो आप कहते हैं ना मैं फर्स्ट तुम सेकंड, बाकी जो आएगा वो थर्ड होगा। तो यहाँ पर आप समझ लें आप फर्स्ट, मैं मतलब मैं फर्स्ट तुम सेकंड, और बाकी जो है जो भी चीज़ होगी वो थर्ड पर्सन में काउंट होगी। तो अब यहाँ पर वर्ब के साथ एस या ईएस के प्रयोग की बात थी। तो थर्ड पर्सन का ये जो सिंगुलर नंबर है जिसमें आप देख पा रहे हैं ही, शी, इट और नेम, केवल और केवल इन्हीं के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है और किसी के साथ नहीं किया जाता। ये चीज़ एकदम दिमाग में आप रखें कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इस बात को एकदम समझ लें। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आप वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में, और किसी टेंस में ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इतना अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं। वाक्य की पहचान को याद रखेंगे, ता हूँ, ती हूँ। ठीक है, और स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या वर्ब के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, और उसका प्रयोग मैंने बता दिया है। तो इस पर चलिए, इस आधार पर हम जो है अनुवाद को देखते हैं। चलिए अनुवाद के लिए हम आते हैं इस तरफ। जैसे मैंने देखो उस बात को लिख भी दिया है कि यदि कर्ता मतलब वाक्य में जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ें। ठीक है, अगर कर्ता मतलब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ें। जैसे आप यहाँ उदाहरण देख पा रहे हैं, मैं तुम्हें जानता हूँ, लास्ट में ता हूँ है ना, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं के लिए आई लिखा, और ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में आप जो है वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। मतलब जानना का इंग्लिश होता है नो लगा दिए, और किसको जानते हैं मतलब कोई तीसरा व्यक्ति थर्ड पर्सन तुम्हें, तो यू। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो आई नो यू, इस तरह से बना है। फिर है तुम भारत में रहते हो, यू लिव इन इंडिया, यू यहाँ सब्जेक्ट है, रहना जो है ये क्रिया है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट भारत है। ठीक है, यू लिव इन इंडिया। फिर गाय घास चरती है, द काउ ग्रेजेस ग्रास, इस तरह से बनाएंगे। द इसीलिए प्रयोग किया गया गाय में क्योंकि जो गाय की, यहाँ पर समस्त गाय की जाति की बात हो रही है। जब जाति को सूचित करते हैं, जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं, तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो द काउ ग्रेजेस ग्रास। फिर तुम्हारा भाई खेलता है, योर ब्रदर, ध्यान दीजिएगा यहाँ योर ब्रदर लगा हुआ है, तो ये योर देख करके आप ये ना समझिएगा कि ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन। मैंने क्या कहा है कि आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हुआ सेकेंड पर्सन, और उसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, यू मतलब तुम, यहाँ इस वाक्य में तुम नहीं लिखा है, तुम्हारा भाई है, मतलब ये कोई तीसरा व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है। और वर्ब यहाँ है खेलना, तो खेलना का होता है प्ले, उसमें हमने एस लगाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वाक्यों का अनुवाद किया जा रहा है। निगेटिव की बात करें तो निगेटिव के लिए एक सबसे बड़ी बात आप याद रखेंगे, नॉट का प्रयोग। मैंने निगेटिव सेंटेंस जब पढ़ाया था सेंटेंस में, तो उसमें आपको याद होगा मैंने कहा था नॉट के प्रयोग के बारे में कि नॉट का प्रयोग हमेशा किसी सहायक क्रिया के साथ ही होता है। तो इस वाक्य में आप जब देखेंगे स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट था, V1 था, फिर वर्ब के साथ एस या ईएस था, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं थी। तो सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया के रूप में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं डू में कुछ भी नहीं लगा, मतलब ये जनरल लोगों के लिए है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या ईएस का प्रयोग होता है, जहाँ हमने डज का प्रयोग किया है। एस या ईएस, इसमें ईएस लगा हुआ है ना। तो याद रखें वाक्य में केवल एक ही जगह पर एस या ईएस का प्रयोग हो, दोबारा वर्ब के साथ एस या ईएस प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखेंगे।
जैसे आप यहाँ पर वाक्यों के मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो यहाँ पर आप देखें सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है वह, मतलब शी, और ये आया स्त्रीलिंग के लिए इसीलिए इसका इंग्लिश है शी। और सी हो गया थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसीलिए यहाँ हमने डजंट का प्रयोग किया है। सी डजंट लाइक यू, लाइक मतलब हो गया पसंद करना और यू मतलब तुम, तो ठीक है, वह तुम्हें पसंद नहीं करती, सी डजंट लाइक यू। फिर है तुम व्यायाम नहीं करते हो, यू डोंट टेक एक्सरसाइज। यहाँ आप देख रहे हैं यू सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन में है, इसीलिए हमने डोंट का प्रयोग किया है। फिर है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो यू, यहाँ आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए यहाँ पर भी जो है डू का प्रयोग किया है। डू नॉट का आप अलग अलग चाहें तो अलग अलग लिखें, डू नॉट लिखें या डजेंट लिखें, या सॉरी डू नॉट लिखें या डोंट लिखें, या फिर डजेंट लिखें या डज नॉट लिखें, अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर ये डिपेंड है, दोनों सही हैं। अब चलिए हम बात करते हैं, इंट्रोगेटिव हमने देख लिया है, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया और नेगेटिव देख लिया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस वाक्य की जो सहायक क्रिया है, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर सहायक क्रिया डू और डज है, इस सहायक क्रिया को बस आपको सबसे आगे लिख देना है। तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल यही वाला होगा, बस हमने डू और डज को आगे कर दिया है। डू डज आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव बनाओ तो डोंट या डजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ध्यान दें, अगर आप डोंट या डजेंट नहीं लिखते, नॉट को अलग लिखते हैं, तो यहाँ इसके तुरंत बाद हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये नॉट चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद। तो ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखेंगे कि नॉट को जब हम उससे अलग करेंगे तो वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, ना कि डू डज के बाद। ये चीज़ एकदम ध्यान रखने वाली बात होगी। उदाहरण देखें, मैंने इसको थोड़ा लिख भी दिया यहाँ पर कि ऐसे वाक्यों में नॉट या तो डोंट या डजंट के रूप में प्रयोग करें या फिर नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद ही करें। ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है, इसको आप एकदम ज़रूरत समझकर लिखेंगे। फिर है कि क्या बच्चे दौड़ते हैं, डू द चिल्ड्रन रन। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले सहायक क्रिया है, बच्चे लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हो गया बच्चे मतलब प्लूरल, है ना, ये सिंगुलर नहीं, थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। प्लूरल है तो इसीलिए हमने यहाँ पर डू सहायक क्रिया का प्रयोग किया है, और दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, तो डू द चिल्ड्रन रन। ठीक है, ध्यान ये भी रखें कि बच्चे चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगाएंगे, चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो इसीलिए यहाँ पर चिल्ड्रन लिखेंगे, चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे। फिर है क्या सूर्य पूरब में उगता है, डज द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि सूर्य दुनिया में एक ही है, ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर में है, इसीलिए यहाँ डज का प्रयोग हो रहा है, डज द सन। ठीक है, और ये एक विशेष है इसीलिए इसके नाम के आगे द प्रयोग किया गया, और उगना का होता है राइज और इन द ईस्ट। फिर है क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, डू डॉग्स। यहाँ पर सभी कुत्तों के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी विशेष कुत्तों के बारे में हो रही है, इसीलिए यहाँ पर डू डॉग्स, प्लूरल है तो डॉग्स लगा देंगे। नॉट बार्क एट नाइट। ठीक है, और एक और उदाहरण है, क्या रामू बाजार नहीं जाता है, तो रामू थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए डजेंट का प्रयोग होगा, डजेंट रामू गो टू मार्केट। ओके, इस तरह से आप उदाहरणों से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखिए इंट्रोगेटिव का थोड़ा देख चुके हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन फॉर्म वाला था, तो सेम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर रहेगा, बस उसके आगे आप क्वेश्चन वर्ड्स को जोड़ देंगे। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको पहले उस सेंटेंस वाली वीडियो में बताया कि कितने सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो जैसे वाक्य आप देख पा रहे हैं कि तुम किन्हें पसंद करते हो, तो किन्हें का इंग्लिश होम होता है, होम डू यू लाइक। ठीक है, आप देख रहे हैं डू है, फिर सब्जेक्ट है, फिर V1 है। फिर है वह कब पुस्तक पढ़ती है, When does she read book। ठीक है, when हो गया कब का इंग्लिश, और वहाँ पर वह है स्त्रीलिंग में, तो उसके लिए she का प्रयोग होगा और she के लिए does का प्रयोग, तो when does she, और पढ़ना का होता है read लिखती है और book हो गया। फिर वह ऐसा क्यों नहीं करता है, why does he not do so। आप चाहें तो doesn't भी लिख सकते हैं, why doesn't he do so, है ना, ऐसा का इंग्लिश so होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है आप क्या नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, उसको आगे लिखेंगे, व्हाट डू यू नॉट डू, तो यहाँ व्हाट डोंट यू डू, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी पर है कि नॉट का प्रयोग आप डू डज के साथ करेंगे या सब्जेक्ट के बाद करेंगे।
इसके बाद जब आपने ये देख लिया तो कुछ स्पेशल तरह के सेंटेंस हैं जिसको मैंने बताना उचित समझा है आपके अच्छे ज्ञान के लिए। जैसे टाइप 1 में आप देखते हैं कि जिन वाक्यों में 2 क्रियाएं होती हैं उनमें मुख्य क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है तथा दूसरी क्रिया का अनुवाद इन्फिनेटिव अर्थात 2 + भी1 के रूप में किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 बातें हो गई कि एक मुख्य क्रिया क्या है और दूसरी क्रिया कौन सी है, ये कैसे पहचानेंगे। तो देखिए मुख्य क्रिया वो होगी जो वाक्य के अर्थ को पूरा करती हो और जो दूसरी क्रिया होगी वो वाक्य के अर्थ को पूरा नहीं करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप पहला उदाहरण जो देख रहे हैं, यहाँ वह धनी होना चाहता है। पहले अगर आप मान लें यहाँ 2 क्रियाएं, एक है होना और एक होता है चाहना। क्षमा कीजिएगा बच्चों, ये गलती हो गई और मैं फिर से आपको यहाँ पर एक बार समझाऊं। ये बीच में कॉल आ गया था मेरे मित्र का। तो यहाँ पर है वह धनी होना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बी रिच। यहाँ पर ये क्यों हुआ, यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, एक है होना और एक है चाहना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो पीछे जो मैंने जिसको अंडरलाइन किया चाहना, इसको मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये है मुख्य क्रिया। कैसे, तो देखिए आप इन दोनों शब्दों को हटा दें, धनी और होना को डायरेक्ट आप बनाए वह चाहता है, तो इसका इस वाक्य का अर्थ निकला ना, वह चाहता है। लेकिन अगर आप चाहना को हटा दें कि वह धनी होना है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो जो क्रिया अर्थ रखती हो वो आपकी मुख्य क्रिया होगी और जो अर्थ नहीं रखती है वो दूसरी क्रिया होगी। तो आप पहले जो मुख्य क्रिया हो उसको लिखेंगे। जैसे ही वांट्स, वह चाहता है ना। और क्या चाहता है, तो धनी होना, टू बी रिच। होने का अर्थ यहाँ पर बी के रूप में होता है, टू बी रिच। फिर है मैं झूठ बोलना पसंद नहीं करता हूँ, आई डोंट लाइक टू टेल ए लाई। ठीक है, यहाँ पर देखो एक लिखा, पहला क्रिया है झूठ बोलना और दूसरा है पसंद करना, है ना। तो दूसरी क्रिया जो होगी वही हमारी मेन क्रिया है कि आई डोंट लाइक। डोंट क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं निगेटिव है, निगेटिव के लिए तो भाई सहायक क्रिया चाहिए ही चाहिए। तो आई डोंट लाइक टू टेल ए लाई। ठीक है, फिर वह अनुवाद सीखने के लिए इस पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर एक होता है सीखना और एक है पढ़ना। तो पढ़ना वह पढ़ता है, पहले इसका बनाए ही रीड्स। ठीक है, किसको पढ़ता है, तो दिस बुक, ही रीड्स दिस बुक। क्यों, तो टू लर्न ट्रांसलेशन। तो इस तरह से आप इसका अनुवाद करेंगे। फिर है क्या राम मैच जीतना चाहता है। तो यहाँ जीतना और चाहना ये 2 क्रियाएं हैं। तो पहले चाहना का बनाएंगे कि क्या राम चाहता है, डज राम वांट। ठीक है, और फिर क्या चाहता है कि मैच जीतना, तो टू विन द मैच। याद रखेंगे जब भी आप जो है मेन क्रिया दें उसके बाद 2 + भी1 के रूप में दूसरी क्रिया दें, तो टू विन हो जाएगा। और ये 2 + भी1 का ही स्वरूप जो है इन्फिनेटिव स्वरूप कहलाता है। फिर है तुम ऐसा करना क्यों चाहते हो। तो क्यों को सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बनाया जाता है, क्वेश्चन वर्ड आगे लिख दिए वाई। फिर सहायक क्रिया तुम है, तुम के लिए तो डू लगेगा, तो यू लगा के यू का डू दे दिए। वाई डू यू वांट टू डू सो। अभी तुरंत मैंने बताया कि ऐसा का इंग्लिश सो होता है। फिर है राम और श्याम कहाँ ठहरना चाहते हैं। तो यहाँ पर चाहना का इंग्लिश पहले राम और श्याम चाहते हैं, इसका बनाइए। कहाँ, पहले सबसे पहले कहाँ का हो गया, वेयर। फिर सहायक क्रिया डू। क्यों डू, क्योंकि राम और श्याम यहाँ 2 हैं, प्लूरल है। ठीक है, इसीलिए प्लूरल के लिए डू का प्रयोग। वेयर डू राम एंड श्याम वांट टू स्टे। ठीक है, यहाँ आप देखें टाइप 2 में कि जिन वाक्यों के धातु में ना लगा रहता है, मतलब शब्द में ना लगा हुआ रहेगा। जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं नीचे कि लता अच्छी तरह गाना गाना जानती है। यहाँ पर गाना गाना, ठीक है, जैसे हम बोलेंगे वह गा रही है, तो यहाँ पर तो ना नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा गाना है उसमें ना लगा हुआ है, मतलब जिस धातु में ना लगा रहता है उस क्रिया से कार्य करने की रीति या विधि का बोध होता है। मतलब उस कार्य, मतलब ये जो क्रिया है यहाँ पर गाना गाना, इस क्रिया से कैसे उस काम को किया जाता है ये बताया जा रहा है। ठीक है, कि अर्थात यह बोध होता है कि अभिष्ट कार्य को कैसे किया जाता है। ठीक, यही पता चलता है इससे। ऐसे वाक्यों में धातु प्लस ना का अनुवाद हाउ प्लस इन्फिनेटिव। हाउ प्लस इन्फिनेटिव का मतलब क्या हो, इन्फिनेटिव मतलब हो गया 2 + भी1, हाउ 2 + भी1 के रूप में किया जाएगा।
जैसे आप उदाहरण देखें कि लता अच्छी तरह गाना गाना जानती है। लता नोज़ हाउ टू सिंग अ सॉन्ग वेल। यहाँ आप देखें कि गाना किस प्रकार अच्छी तरह गाया जाता है, ये लता जानती है। तो किसी काम को किस प्रकार या कैसे किया जाता है, अगर वाक्य से ये अर्थ स्पष्ट हो जाए, ठीक है, मतलब वाक्य का अर्थ ऐसा हो कि किसी काम को करने की कला के बारे में वो बताया जा रहा हो, तो वैसे में आप हाउ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे राम अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, राम डजेंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। फिर है, क्या आपकी पत्नी को पत्र लिखना आता है, तो डज योर वाइफ नो हाउ टू राइट अ लेटर। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होगा बच्चों इस वाक्य में, मेरे से शायद छूट गया, आप इसको लगा लेंगे। फिर है, वह चाय बनाना क्यों नहीं जानती है, तो वाई डजेंट सी नो। एक मिनट, यहाँ नो भी छूट गया है। वाई डजेंट सी नो हाउ टू प्रिपेयर टी, यहाँ शी के बाद आप नो लगा लेंगे। जानना का इंग्लिश नो होता है, जो कि मुझसे छूट गया है। वाई डजेंट शी नो हाउ टू प्रिपेयर टी। ठीक है। टाइप 3 को देखें कि जिन वाक्यों से भविष्य में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य होने का बोध हो, उनका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा होता है। आपको याद होगा, अभी मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि भविष्य के कार्य, जो निर्धारित कार्य है, उसको बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ वैसे वाक्यों का अनुवाद को दिखाया गया है कि जिन वाक्यों से भविष्य में पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य होने का बोध होता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ये देखें आप। जैसे यहाँ पर है कि एक चीज़, एक और यहाँ नोट लिखकर मैंने बताया है कि अगर इनका अनुवाद, ध्यान देंगे कि अगर इनका अनुवाद सिंपल फ्यूचर टेंस है, मतलब वाक्य वही है, ठीक है, उसको हम फ्यूचर में भी बना सकते हैं, प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। तो अगर इनका अनुवाद जो है सिंपल फ्यूचर टेंस की क्रिया से किया जाए, तो इसके भविष्य में कार्य होने की आशा का बोध होगा। मतलब सिर्फ हम आशा करेंगे कि ये कार्य भविष्य में होगा, लेकिन अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस में बना दें, तो ये जो है उसके पूर्व निर्धारित कार्य के होने की आशंका को जताता है, मतलब ये भविष्य में होगा ही होगा। ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा है कि और अगर मतलब आशा होगा और इससे मात्र फ्यूचर का बोध होगा, भविष्य में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य होने का नहीं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने कोई कार्यक्रम बनाया उसी के अनुसार काम होगा, ये उसको नहीं बताएगा, ये सिर्फ बताएगा कि उसके काम के होने की आशा है। जैसे कि वह दिल्ली के लिए कल रवाना होगा, तो यहाँ पर ही स्टार्ट्स फॉर दिल्ली टुमारो, इसको अगर हमने प्रेजेंट में बनाया है, तो ये समझ लीजिए कि ये पूर्व निर्धारित है, ये पहले से ही एकदम फिक्स है, ये काम होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए इस वाक्य को फ्यूचर में बना देते, तो जैसे हम बना देते ही विल स्टार्ट फॉर दिल्ली टुमारो, तो ही विल अगर हम लगा देते, तो इसमें हम इसको फ्यूचर टेंस में बनाते हैं, मतलब ये एक आशा को दिखाता कि वो कल जाएगा, हो सकता है जाएगा। ठीक है, वो पक्का नहीं था, पूर्व निर्धारित नहीं था। फिर है, शिक्षा मंत्री कल नहीं आएंगे, तो द एजुकेशन मिनिस्टर डज नॉट कम टुमारो। ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, लेकिन प्रेजेंट में इसको बनाया जा सकता है, और ये पूर्व निर्धारित कार्य को, योजना को दिखाएगा। फिर है, वह कब कार खरीदेगा, तो व्हेन डज ही बाय ए कार। ठीक है, यहाँ हर वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं गा लगा हुआ है। क्या मतदान कल शुरू होगा, डज द पोल स्टार्ट टुमारो। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं फ्यूचर टेंस है, लेकिन उसको प्रेजेंट में बनाएगा डज लगा करके, है ना। राष्ट्रपति यहाँ कब पहुँचेंगे, व्हेन डज द प्रेसिडेंट रीच हियर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वाक्यों को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। आप फ्यूचर में बनाएंगे तो भी वो गलत नहीं होगा, लेकिन याद रखें उनके अर्थ में अंतर हो जाएगा। अर्थ बस यही होगा कि वो आपके कार्य होने की आशा को दिखाएगा, और प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो ये पूर्व निर्धारित योजना को दिखाएगा, जो कि होने वाला है, पक्का फिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ही इसे समाप्त करते हैं। कल अगले पार्ट को हम देखेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपने किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी जगह त्रुटि हो, आपको दिक्कत हो, आपको समझने में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। तो आपके लिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और आप सभी को
दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।